हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। और उसमें भी मैं आपको 5 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, नीट, जेई या फिर कोई भी अदर एग्जाम, उनमें इनमें से 2 या 3 तो जरूर पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन जो है डेफिनेटली इनके ऊपर एक आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि रिडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम रिडक्शन बात करें कि रिडक्शन क्या है, तो अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब रिएक्शन होती है, तो अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, सॉरी, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए, ठीक है, इनमें से ये 4 चीजें लिख रहा हूँ मैं, इनमें से कोई भी एक चीज अगर होगी तो वो रिडक्शन की कैटेगरी में आएगा। और या फिर क्या हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाए, तो इस केस को हम बोलेंगे कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कोई भी अगर केस अगर हो जाए एक इनमें से कि या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड, इलेक्ट्रॉन ऐड या ऑक्सीडेशन स्टेट कम, तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो मेरे पास ये एक कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसने रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, एक अल्कोहल बनाया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो कीटोन से जब अल्कोहल बनता है तो एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिडक्शन का। अभी बात करते हैं हम सीधे रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। जो 5 रिड्यूसिंग एजेंट है इनके बारे में बात करेंगे हम सीधे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स बताऊंगा जो कि एक ही टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस है, स्ट्रेंथ में उनकी डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि Na BH4, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4। ठीक है, इनकी बात करेंगे क्योंकि अब इनको साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड डोनेट करके, ठीक है, ये रिडक्शन जो करते हैं ये करते हैं थ्रू हाइड्राइड डोनेशन। ठीक है, तो इसलिए इनको एक साथ में पढ़ रहे हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। वो मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, हाइड्राइड डोनेट करके रिडक्शन करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट का। तो अभी पहले देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे लिखें और यहाँ पे LH लिखें, तो दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एल्डिहाइड है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड उसको रिड्यूस कर देगा और प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे LH तो कर ही देगा जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये भी क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। अगर कीटोन है तो कीटोन को भी ये कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, ये भी कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, अभी अगर बात करेंगे कि एस्टर की, ठीक है, तो एस्टर जैसे ही आता है यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की हालत खराब हो जाती है और ये रिड्यूस ही नहीं कर पाता है इसको, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। अगर बात करेंगे हम अमाइड की, ठीक है, तो अमाइड को अगेन ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन ये कर देता है। ठीक है, नाइट्राइल की अगर बात करेंगे तो नाइट्राइल को ये रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन ये भी कर देता है, और यहाँ पे बनते हैं अमीन्स। ठीक है, अमीन्स बनते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है अमाइड और नाइट्राइल में, तो इसलिए यहाँ पे अमीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ का कंपेरिजन है कि देख लो यहाँ पे सब लगभग सभी को रिड्यूस कर देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बात करते हैं कि एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ मैं। अभी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास ये एक एस्टर है CH2CH3, ठीक है, ये एक एस्टर है और मैंने इसमें क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला और एक तरफ मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला। तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगी नहीं, स्टार्टिंग एज इट इज रहेगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या होगा कि ये रिड्यूस कर देगा इसको और ये बना देगा एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसी भी अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको इजीली रिड्यूस कर देता है। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा हो क्यों रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बल्कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो छिपा हुआ है इसके बोरोन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो बोरोन और हाइड्रोजन है, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0 और इसकी रहेगी 2.2, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की होती है 1.6 और इसकी रहेगी 2.2। देखो एल्यूमिनियम क्या है, बोरोन के नीचे है ग्रुप में,
तो क्या रहेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि बिकॉज एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से बहुत कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो पोलैरिटी है वो इस बॉन्ड के अंदर ज़्यादा होगी, ज़्यादा पोलर बॉन्ड रहेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट रहेगी, जिस वजह से बॉन्ड तोड़ना जो है आसान है और हाइड्राइड का निकलना बहुत ईजी है। वहीं पे यहाँ पे क्या है कि जो बोरॉन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तरफ तो रहेगी सिर्फ, लेकिन बॉन्ड इतना पोलर नहीं है बिकॉज डिफरेंस जो है बहुत कम है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा, और ये काम करता है एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो है कि इनकी बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यही राजा। सो अभी बात करते हैं तीसरे रिड्यूसिंग एजेंट की, जो कि है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे सोडियम है या फिर लिथियम है, तो ये डिसॉल्व रहेगा लिक्विड अमोनिया के अंदर, लिक्विड अमोनिया। तो जो एल्काली मेटल्स होते हैं, मतलब ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं, अगर उनको हम अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, आउटर सेल में आपने देखा होगा सोडियम में 2, 2, 8 और 1, ठीक है। आउटर सेल का जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वही काम करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो देखो सोडियम और लिक्विड अमोनिया में अगर तुम इसको ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये होते हैं सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो आपने सोलवेंट यूज किया है लिक्विड अमोनिया, उसके मॉलिक्यूल, लिक्विड अमोनिया के मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन को सराउंड करके रखते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन भी बोला जाता है, इसको बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अगर एल्काइन प्रेजेंट हो या फिर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनका रिडक्शन ये करते हैं जो डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन है। तो अगर लेट्स से यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है और आपने क्या किया, यहाँ पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा, इसको एक बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से डाइईन बनाएगा, ठीक है। अगर एल्काइन प्रेजेंट तो यहाँ पे लेट्स से एल्काइन प्रेजेंट है R1 और R2, और यहाँ पे आपने सोडियम और लिक्विड अमोनिया ऐड किया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एल्कीन बनेगी, ठीक है। अब एल्कीन तो दो तरह की बन सकती है, तो सिस बन सकती है, ट्रांस बन सकती है। तो इस केस में हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमेशा ट्रांस एल्कीन बनती है बर्च रिडक्शन में, ठीक है। ट्रांस एल्कीन देखने को मिलती है। अब ये ट्रांस एल्कीन क्यों बनती है वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांस एल्कीन यहाँ पे क्यों बनी, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे ट्रांस एल्कीन देखने को मिलती है। तो अभी ये जो बर्च रिडक्शन मैंने आपको बताया, इसमें ट्रांस एल्कीन क्यों बनती है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, और इसका जो एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ है वो कहीं ना कहीं है इसके मैकेनिज्म के अंदर। अगर एक बार आप इसका मैकेनिज्म समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रांस एल्कीन क्यों बनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि सोडियम जैसे ही लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो एल्काइन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको एक्सेप्ट करेगी एल्कीन, तो इसका जो यहाँ पे बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और इसमें एक तरफ तो फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरा जो फ्री रेडिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड रह जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है एल्कीन नहीं यहाँ पे, तो एल्कीन अब यहाँ पे एल्कीन सिस भी बन सकती है, ट्रांस भी बन सकती है। तो यहाँ पे R1 और R2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बल्कि ग्रुप हो सकते हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रिपल्सन कम करने के लिए इनको दूर दूर रखना पड़ेगा। तो अगर दूर दूर रखना है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्रांस ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो और एक तरफ बन जाएगा यहाँ पे एनायन और एक तरफ रहेगा फ्री रेडिकल। तो इस वजह से यहाँ पे एक ग्रुप लगे हुए हैं R1 और R2, इस वजह से यहाँ पे बनती है ट्रांस ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो अमोनिया है उससे एक प्रोटॉन लेगा ये अनायन, और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा अनायन R1, और यहाँ पे रहेगा एक फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो ये फ्री रेडिकल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उसकी वजह से एक और अनायन जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अनायन जनरेट हुआ फिर से। अब ये अनायन फिर से अमोनिया से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक प्रोटॉन लेगा, और प्रोटॉन लेके ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट क्या बन जाएगी, हमें एल्कीन बन जाएगी, जो कि बनी है कैसी, ट्रांस एल्कीन। तो ये रीजन है इसके ट्रांस एल्कीन बनने का।
अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्थ कैटलिस्ट के बारे में, जिसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। और ये जो कैटलिस्ट है मैं आपको बता दूं, ये भी एल्काइन से एल्कीन के रिडक्शन में ही यूज होता है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी वो सिस एल्कीन बनती है। तो पढ़ेंगे यहाँ पे हम लिंडलार कैटलिस्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब ये क्या करता क्या है कि अगर एल्काइन से हमें क्या चाहिए, सिस एल्कीन चाहिए, तो तब ये कारगर साबित होगा। और यहाँ पे हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं तो इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज होता है पैलेडियम। और दो रिएजेंट और रहेंगे यहाँ पे, बेरिलियम सल्फेट और पैलेडियम एसीटेट। इनका यूज मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूज क्या करते हैं, ठीक है। इनका यूज क्या है वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं प्रोडक्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप हमेशा कि यहाँ पे सिस एल्कीन बनती है, ठीक है। सिस एल्कीन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था बर्च रिडक्शन, उसमें ट्रांस एल्कीन बनती है, बट यहाँ पे सिस एल्कीन देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन के लिए ऐड होने के लिए ऐड होगा। पैलेडियम यहाँ पे कैटलिस्ट रहता है। और ये जो बेरिलियम सल्फेट और पैलेडियम एसीटेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये होते हैं यहाँ पे एज अ पॉइजन काम करते हैं, पॉइजन, या इनको हम निगेटिव कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो दो चीजें होती है, एक तो होती है पॉजिटिव कैटलिस्ट की जो कैटलिस्ट का रेट बढ़ाते, और एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट जो कि कैटलिस्ट जो हमारा मेन कैटलिस्ट है उसके रेट को कम कर दे। तो अब होता क्या है कि जब यहाँ से एल्काइन से एल्कीन बनती है, तो एल्कीन से आगे फर्दर रिडक्शन भी हो सकता है कि एल्कीन से एल्कीन बन जाए। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बेरिलियम सल्फेट और पैलेडियम एसीटेट एज अ निगेटिव कैटलिस्ट, ताकि ये रिडक्शन एल्काइन से एल्कीन तक ही रुक जाए। तो इसलिए यूज किया जाता है ये जो दो रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिस एल्कीन बनी है उसके बारे में एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस एल्कीन ही यहाँ पे क्यों बनती है और ट्रांस एल्कीन यहाँ पे क्यों नहीं बनी है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे पैलेडियम रहता है, पैलेडियम की सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा, ठीक है, एडसॉर्ब, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे एल्कीन आती है कोऑर्डिनेट करने के लिए, एल्कीन क्या करती है, कैटलिस्ट के साथ में कोऑर्डिनेट करती है। तो एक टाइम पे ऐसे कोऑर्डिनेट करेगी। तो अब होता क्या है कि जो पिछली बार जो बर्च रिडक्शन हुआ था उसमें हाइड्रोजन एक एक करके ऐड हुआ था, कि एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, उसके बाद फिर ट्रांस ज्योमेट्री बनी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जैसे ही ये कोऑर्डिनेट होता है पैलेडियम के साथ में एल्काइन, तो ये हाइड्रोजन एक साथ में साइमल्टेनियसली ऐड होते हैं। ये नहीं कि एक एक करके ऐड हो रहे हैं, ये एक ही टाइम पे दोनों एडिशन हो जाते हैं। तो इस वजह से जो एल्कीन देखने को मिलती है वो सिस एल्कीन देखने को मिलती है, क्योंकि अगर एक साथ इनका एडिशन होगा तो वो एक साइड से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिस एल्कीन देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक साथ में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो अगर आपको सिस एल्कीन चाहिए तो लिंडलार कैटलिस्ट यूज करना होगा, और अगर आपको ट्रांस एल्कीन चाहिए एल्काइन से तो उसके लिए सबसे अच्छा है बर्च रिडक्शन। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटलिस्ट। तो भी लिंडलार कैटलिस्ट के बाद हम बात करते हैं लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है कि जो बेंजीन रिंग या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही रिड्यूस कर पाएगा। ये अगर CHO जैसे ग्रुप है या एस्टर है या एसिड है उनको रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजनेशन रिडक्शन इसको हम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं हम, और हाइड्रोजन गैस के साथ में कैटलिस्ट रहेगा, या तो कैटलिस्ट में PDC हो सकता है, या प्लेटिनम ऑक्साइड हो सकता है, या फिर रहेगा यहाँ पे निकेल, और निकेल में भी रेनी निकेल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ में ये कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, और इस हाइड्रोजन यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम हाइड्रोजनेशन रिडक्शन भी बोलते हैं। तो अब इसका मेन रोल क्या है कि अगर सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इसमें कोई एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, और अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरी बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाए बट ये एस्टर ग्रुप इंटैक्ट रहे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे हम हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट का, हाइड्रोजनेशन रिडक्शन का, जिसमें कि हाइड्रोजन यूज करेंगे हम, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ में ये कैटलिस्ट रहेगा प्लेटिनम ऑक्साइड। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी बेंजीन रिंग तो रिड्यूस हो जाएगी, बट ये जो आउटसाइड में ये जो ग्रुप लगा हुआ है एस्टर, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं ऐसे कैटलिस्ट इस पर्टिकुलर रिडक्शन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ऐसे जो कैटलिस्ट रहते हैं जैसे कि PDC, तो ये क्या करते हैं कि अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक एल्कीन दी हुई है, ठीक है, और इसका मुझे रिडक्शन करना है, तो एल्कीन के रिडक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं ये H2PDC रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एल्कीन बनती है वो भी कैसी बनेगी, यहाँ पे एल्कीन नहीं बनेगी, यहाँ पे एल्केन बनेगा, और ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस प्रोडक्ट बनता है। और इसका जो रीजन रहेगा सिस प्रोडक्ट बनने का वो सेम रहेगा जो मैंने आपको प्रीवियस कैटलिस्ट में बताया था, कि ये जो हाइड्रोजन रहेगा वो एक साथ में ही यहाँ पे एडिशन होगा डबल बॉन्ड के साथ में, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लास्ट कैटलिस्ट है ये यूज होता है या तो बेंजीन के पूरे रिडक्शन के लिए या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिडक्शन के लिए। तो ये थे 5 कैटलिस्ट
जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, और हर साल को इनमें से 2 या 3 कैटलिस्ट जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।